everyone, a very warm welcome to today's session. Namaskar, Sat Shri Akal, bonjour, आदाब. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हमने कुछ नया करने की कोशिश की और ऐसे कई और सेशंस भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी जो आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि हम कुछ चैप्टर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म किया है और इन चैप्टर से पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो हमने आपके लिए इकट्ठा करके यहाँ पे ला दिए, so that you are well prepared and aware of what to expect from which chapter, what kind of questions CBSE has usually framed from these chapters, and hence do your preparation and strategize your answer writing, learning and approach towards the chapter accordingly. So let's get started with today's session, जहाँ हम करेंगे पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म के पिछले 10 साल में पूछे गए questions in the board exams. But before we begin, let's have a quick lens moment. तो बच्चे Imbibe Lens एक ऐप है जो हमने आपके लिए बनाया है to make your learning super fun, interactive and also very easy and accessible. All you need to do is download the app of Imbibe Lens, which is absolutely free from Apple Store if you're using an iOS phone, iPhone, और Android यूज कर रहे हो तो Play Store पे आपको मिल जाएगा ये बहुत ही आराम से. आपको उसे अपने फोन पे डाउनलोड कर लेना है. फोन पे डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कैमरा का एक्सेस देना होता है ऐसे. So let me quickly show you. तो मैंने क्या किया है, Imbibe Lens यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इट विल आस्क फॉर द एक्सेस टू द कैमरा. वंस आई डू दैट, नाउ द पॉइंट इज हाउ इज इट गोइंग टू रिड्यूस माय टाइम. मैंने कैमरा का एक्सेस तो दे दिया है, तो जैसे हमने गूगल लेंस यूज किया है, राइट, हाउ इट जस्ट ओपन्स अप एवरीथिंग एंड मेक्स एवरीथिंग सो इजीली रीचेबल, एक्सेसिबल फॉर अस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. दैट्स एग्जैक्टली द आइडिया दैट आपके लिए जो भी लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जो भी लर्निंग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, उसे सर्च करने में आप अपना कीमती समय हमेशा, कई बार हम करते हैं, मतलब वी हैव द टाइम एंड द बैंडविड्थ टू डू इट, बट समटाइम्स वी वांट थिंग्स इजी, राइट, और वी डोंट हैव द टाइम इन आवर हैंड्स. फॉर एग्जांपल बोर्ड्स के पहले मुझे फेडरलिज्म में प्रॉब्लम आ गई, मुझे इसके बारे में पढ़ना है. अब मैं इसको ढूंढूंगी, 10-15 मिनट बर्बाद हो गया. उतनी देर में अगर मेरे को तुरंत कोई एक रिसोर्स दे देता है जहां से मैं पढ़ सकती हूँ, इन दैट 15 मिनट्स आई कैन प्रोबेबली जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट फॉर वीडियोस हियर एंड देयर. So all you have to do is just open the app, give access to the camera. You can see now the camera is open. उसके बाद आप जिस भी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, उस टेक्स्ट को आप क्या करोगे, स्कैन करोगे. बेसिकली यहाँ पे ऐसे पिक्चर ले लोगे. ऐसा करते ही ये अपने आप ना कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे हाईलाइट कर देगा. द इंपॉर्टेंट टर्म्स विल बी हाईलाइटेड एंड विल कम हियर एज सजेशन. फॉर एग्जाम्पल पावर शेयरिंग आ रहा है, तो पावर शेयरिंग मैंने क्लिक किया. The moment I click power sharing, you can see I have all the related videos available right over here in an array of with an array of options, just a click away for me to begin my learning. How cool and awesome is that? तो यहाँ से आप अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हो. साइंस वगैरह में बहुत ज़्यादा फन होता है ये प्रोसेस, क्योंकि कई बार 3D मॉडल्स भी होती हैं और वो हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो हम देख सकते हैं. एंड दैट इज ऑल दैट दिस ऐप इज अबाउट, मेकिंग आवर लर्निंग रियली फन एंड इंटरैक्टिव, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट नोट, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म. सो one important element of the session which was missing is my introduction. So hi everyone, मेरा नाम अंकना है, मैं हूँ आपके expert for social sciences at Imbibe. I have been associated with the field of education for more than 9 years now, where I've had the wonderful opportunity to teach students of both CBSE, ICSE and also some state boards, offline and online, which has been a very enriching experience. And I have done personally my studies in the field of humanities, and hence I specialize in English and social science. So that was a quick intro about me. Now let's begin with the session. तो पहले शुरू करते हैं पावर शेयरिंग के सवालों के साथ, और ये रहा हमारा पहला सवाल. पहला सवाल जो 2019 में पूछा गया था एक सी सेट वाले पेपर में was, why was there an acute problem in Brussels during the 1950s and 1960s between the two communities? तो हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में जब हम अकोमोडेशन के केस को पढ़ रहे हैं, अकोमोडेशन करने की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्या इश्यूज थे जो यहाँ पे अराइज हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, which further led to some steps that had to be taken by the government which helped them resolve it. But what was the issue that was happening 1950s और 60s में, क्या चल रहा था, what was the acute problem? So take few seconds to figure out the answer.
ओके, तो हमें पता है कि ब्रुसेल्स की कहानी क्या है, हमें पता है बेल्जियम की कहानी क्या है। बेल्जियम में डच जो है ओवरऑल कंट्री में ज्यादा थे प्रपोर्शन में और फ्रेंच कम थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फ्रेंच जो है वो ज्यादा वेल्थ कंट्रोल करते थे बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे वर मोर एडुकेटेड एंड हेंस मोर एडवांस एंड मोर सक्सेसफुल इन अ वे दैट दे वर कंट्रोलिंग मोर वेल्थ एंड रनिंग द होल फाइनेंशियल थिंग। बट डच को नेचुरली ऐसा लगने लगा दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो हाई इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्यों हम पीछे रह रहे हैं, और उसकी वजह से दे हैड स्टार्टेड हैविंग कंसर्न्स। एट द सेम टाइम एक यहाँ पे यूनिकनेस क्या थी कि ब्रुसेल्स में पर्टिकुलरली फ्रेंच जो है वो 80% थे प्रपोर्शन में आपके स्ट्रेंथ में, और 20% मात्र डच थे। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, लेकिन जो तरीका बेल्जियम ने अपनाया वो था अकोमोडेशन का। उन्होंने इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली एड्रेस किया और रिजॉल्व किया, राइट। सो इन बेल्जियम द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर देन द डच स्पीकिंग पीपल। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लेड टू एन acute problem in Brussels during 1950s and 1960s between these two communities. You can definitely add another point over here, even if it is for a 2-mark question, which is that the Dutch speaking people who were majority in पॉपुलेशन। एक छोटा सा टर्म ऐड, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट ऐड करना है हमें स्टेटमेंट में, बट दिस विल मेक सेंस दैट क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे बट फिर भी फ्रेंच ज्यादा कंट्रोल करते थे एंड विद द रिचर क्लास, इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात खटकने लगी। ये हाईलाइट हो जाएगा सिर्फ एक छोटे एडिशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर इन पावर शेयरिंग। ये काफी अच्छा सवाल है कि चेक्स और बैलेंस का जो सिस्टम है ये पावर शेयरिंग में क्या इंश्योर करता है, व्हाट डज इट डू ओवर हियर, क्या क्या पर्पस है, मतलब पावर शेयरिंग जो है चेक्स एंड बैलेंस में कैसे आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे आपका अचीव हो रहा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? दिस इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, उनमें पावर जो है डिवाइड की जाती है बाय गिविंग देम डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच इज डिफाइंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच आर दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस? वी हैव द जुडिशियरी, वी हैव द एग्जीक्यूटिव एंड वी हैव द लेजिस्लेचर, राइट। द लॉ मेकिंग बॉडी इज डिफरेंट, द पीपल हु एग्जीक्यूट दिस लॉ आर डिफरेंट, एंड द पीपल हु आर सिटिंग देयर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पास जजमेंट are different. Now they are all on the same level. Nobody is higher or lower than the other level, and that is how there is a balance in the power, but they also keep a check on each other's functioning, and that is how they maintain and ensure that every department, every institution is doing their job right. Hence the power sharing is done and a check and balance is also maintained, right? तो इसी को हम explain करेंगे कि the system of checks and balances ensures that no single individual or institution can exercise unlimited power. Why? Because there is a power distribution done as per the law. ये क्या help कर रहा है हमारे लिए? अब्यूज ऑफ पावर को रोक रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद सोसाइटी। तो आप इसको एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस व्हिच इज बिटवीन, आई वुड रिकमेंड टू राइट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये लिख देने से बड़ा अच्छा होगा, आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ताकि जो एग्जामिनर है उसे भी पता चले कि इस बच्चे को पूरा क्लियर है कि पावर शेयरिंग किस में हो रही है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हो रही है। ये 3 ऑर्गन्स है, इनके पावर क्लियरली डिफाइंड है, इसकी वजह से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये आपस में चेक भी रखते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि अब्यूज ऑफ पावर ना हो और फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कीप्स ऑन गोइंग सीमलेसली. So that is the whole idea of the system of checks and balance. Moving on to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा एक्चुअली इसके प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है, लेकिन सिमिलर है, सेम नहीं है, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। टॉपिक क्योंकि सेम है और ये टॉपिक खुद में बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, तो ये टॉपिक सेम है। यहाँ पे जो मैं आपको डिस्क्राइब करने बोल रही हूँ वही चीज आपको वहां डिस्क्राइब करनी है। आप चाहो तो ये पॉइंटर्स भी लिख सकते हो, दिस वुडंट मेक इट रॉन्ग, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द मार्क्स एंड द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर देना है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है और कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड हैं और उसे और किस नाम से जानते हैं हम, जैसे कि चेक्स एंड बैलेंसेस, और क्यों किया गया। 2 मार्क्स में एक्चुअली इतना काफी है। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तब आप ये बाकी एडिशनल पॉइंट्स भी वहां पे लिखोगे। तो क्योंकि इसके पहले वाले आंसर में हमने ये सेम पॉइंटर डिस्कस किया है, I'll not wait for you to think of the answer and speculate कि क्या हो सकता है. I'm gonna straight away move ahead and talk about the answer. तो जब भी डिस्क्राइब करने बोला जाएगा, अब अप्रोच की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे। जब भी हमको डिस्क्राइब करने बोला जा रहा है, what will we do? We'll straight away say कि horizontal power sharing is basically division of power, ठीक है, डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द 3 इंस्टीट्यूशंस और वेरियस इंस्टीट्यूशंस। फिर उन इंस्टीट्यूशंस को हम डिफाइन कर देंगे जो कि है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे जो है दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल एंड हैव देयर डिफाइंड पावर्स, ठीक है। पावर जो है वो डिफाइंड है, जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफाइंड है, जो कि इंश्योर करती है no abuse of power or unlimited power being granted to anyone. They keep a check and maintain a balance with each other and make the government function accordingly, right? तो देखो, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ पावर। मैंने बोला था ना डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो किस चीज को रेफर कर रहा है? डिवीजन ऑफ पावर को रेफर कर रहा है अमंग व्हाट? द डिफरेंट ऑर्गन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल जब पावर शेयरिंग की बात आती है, व्हाट वी डेफिनेटली हैव टू एम्फसाइज ओवर एंड फोकस ओवर इज दैट द गवर्नमेंट इज एट द सेम लेवल, द पावर इज शेयर्ड among different organs and institutions at the same level, यही बोलना है, या पावर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। This can include the separation of powers between executive, legislature and judicial branches. अब आप देखो सेकेंड पॉइंट में हमने ये भी डिफाइन कर दिया है कि कौन से 3 ब्रांचेस हैं। मैंने आपको बोला था कि इस चीज को हम जरूर मेंशन करेंगे कि जब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो रही है तो किसके बीच में हो रही है, ठीक है। As well as the sharing of powers between different political parties or groups with a legislature, ठीक है। Horizontal power sharing ensures checks and balances. ये दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जब भी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जैसा टर्म हमारे पास आता है तो हम इसको जरूर यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जैसा टर्म आएगा तो हम जरूर बात करेंगे चेक्स एंड बैलेंस की, और जब चेक्स एंड बैलेंस आएगा तो वहां पे किसी तरीके से स्लाइड थ्रू कर देना है, आपको अपना ये टर्म घुसा देना है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। इट प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई थिंक आई क्लिक्ड ट्वाइस। Explain the 3 measures taken by Sri Lanka as per the act passed in 1956. ये 2017 में सवाल पूछा गया है, यानी कि बेसिकली जब प्रॉब्लम आ रही थी तो कुछ चेंजेस श्रीलंका ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए थे। वो चेंजेस उन्होंने जो 1956 में किए थे वो पूरे 3 नहीं है, 3 उन्होंने ओवरऑल स्टेप्स लिए थे विच फर्दर अल्टीमेटली लेड टू द सिविल वॉर दैट ब्रोक आउट। तो आप 1956 से यहाँ कंफ्यूज मत होना, आपने बस ये बताना है कि वो जो चेंजेस ओवरऑल किए गए थे विच मेड द तमिल श्रीलंकन्स फील एलियनेटेड, वो 3 चीजें हमको यहाँ पे बतानी है। तो मैम फिर से आपको कुछ टाइम देंगी, आई विल गिव यू सम टाइम, अ मिनट और सो टू थिंक ओवर द आंसर एंड देन विल कम एंड डिस्कस द आंसर।
ओके, तो श्रीलंका में क्या चेंजेस किए गए थे जिसकी वजह से एलियनेटेड लग रहा था श्रीलंकन तमिलियंस को? हमें ये पता है कि श्रीलंका में जो सिन्हालीज है वो मेजोरिटी में थे और तमिलियंस माइनॉरिटी में थे। सिन्हालीज ने अपने वर्च्यू बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द श्रीलंकन्स, राइट? तो उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज कर दिया और बोल दिया कि उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एक नेशनल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो क्या बन जाएगा? सिन्हाला। अब इसकी वजह से क्या होगा? हर एक इंसान जो जॉब सीख कर रहा है या एडुकेशन सीख कर रहा है उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर उसे सिन्हाला नहीं आता है तो पढ़ना, एग्जाम देना, अपॉर्चुनिटीज गेज करना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। हमें ये भी पता है कि सिन्हालीज जो है वो बुद्धिज्म ही जो है आपका फॉलो किया करते थे, दे वर मोस्टली बुद्धिस्ट्स। तो इन्होंने एक दूसरा चेंज जो है वो क्या लगा दिया? उन्होंने एक और चेंज लगा दिया, दैट दे विल फॉस्टर बुद्धिज्म, राइट? एंड ये आफ्टर इफेक्ट में हम बिल्कुल डाल सकते हैं एज अ सेकेंड पॉइंट कि जो अपॉर्चुनिटीज थे जॉब वगैरह के वो चेंज हो गए। तो ये कुछ मेजर्स है जो इन्होंने श्रीलंका में लिए जिसकी वजह से काफी दिक्कत आ गई थी, ठीक है? तो इसी को आप यहाँ पे आंसर में डिफाइन करोगे कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जहां पे उन्होंने ये बोला कि सिन्हाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जॉब्स और एग्जामिनेशन हर एक एजुकेशन सेक्टर में क्या आ जाएगा? सेकंड जो उसका इम्पैक्ट होगा, सेकंड इम्पैक्ट ये होगा कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाएगी, नेचुरली फेवर मिल जाएगा उन लोगों को यूनिवर्सिटी पोजीशंस में या गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों को जो सिन्हाला बोलते हैं। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड पॉइंट्स होंगे। तीसरा उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा चेंज किया कि बोला कि फॉस्टरिंग होगी एक रिलीजन की, और कभी भी जब आप एक रिलीजन को पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हो या ऑफिशियली उस देश का एक नेशनल रिलीजन बना दे रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि बाकी जो रिलीजन्स होते हैं उन्हें नेग्लेक्टेड फील होता है या रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज उनके फेवर में नहीं होती है, टारगेटेड फील होने लग जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है, विच आइदर वे ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, मतलब जो है विच डिस्पाइट ऑफ दिस रिजर्वेशन और एनीथिंग, ये एक ऐसा डिफरेंस है बच्चे की जो एग्जिस्ट करता ही है। बट जब गवर्नमेंट भी यहाँ पे आकर ऑफिशियली अनाउंस कर देती है ऐसा कुछ कि हम ऐसा करेंगे, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी और बढ़ जाती है, जैसे कि नेपाल में हिंदुइज्म की वजह से होता है, पाकिस्तान में इस्लाम की वजह से होता है, श्रीलंका में बुद्धिज्म की वजह से होने लग गया, ठीक है? तो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी कि बाकी रिलीजन जो कर रहे होंगे प्रैक्टिस उनके लिए कुछ फेवर में ज्यादा पॉलिसीज नहीं थी, कुछ ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि वो सिन्हालीज ही हैं उनको ही मदद मिलेगी। एंड अगेन दीज पीपल वर इन मेजोरिटी इवन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो ये श्रीलंका की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म? how it has led to alienation of the majority community in Sri Lanka? तो मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाता है और कैसे उसे प्रैक्टिस किया गया, जिसकी वजह से श्रीलंका में हमारे जो श्रीलंका के जो लोग थे जो नहीं थे मेजोरिटी में, जो माइनॉरिटी थे, यानी कि जो नहीं थे सिन्हालीज, उनके साथ क्यों एलियनेशन वाला उन्हें फीलिंग आने लग गया, वो आपको समझाना है यहाँ पे। सो थिंक थ्रू, फॉर्म योर आंसर, दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्कर के हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो प्रिपेयर करोगे, ठीक है? सो टेक सम टाइम, फिगर इट आउट एंड देन विल डिस्कस द आंसर।
Okay. Majoritarianism, as it sounds, clearly means the rule of majority. Simple as that. तो हमें क्या होता है सोसाइटी में कभी भी, वन सेकेंड एक्चुअली, कभी भी सोसाइटी में जब पॉपुलेशन को हम देखते हैं तो कुछ सोशल ग्रुप्स ज्यादा, कुछ सोशल ग्रुप्स कम नंबर में होते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म वो प्रैक्टिस है जहां पे क्या हो जाता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी हो जाता है, ठीक है। और ये मेजॉरिटी का क्या मतलब है, ये डेमोक्रेसी वाला मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब है ये कोई सोशल ग्रुप होगा, किसी सोशल बेसिस पे डिवीजन होगी और उस ग्रुप का रूल जो है वो क्रिएट हो जाता है, उसे हम मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये बेसिकली 1+2 के फॉर्मेट में ब्रोकन है। अगर ये 3 नंबर का सवाल है, अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1+1 के फॉर्मेट में ब्रोकन है, ठीक है। तो हमने 1 नंबर के लिए मेजॉरिटेरियनिज्म अच्छे से 1 से 2 लाइन में समझा दी है कि किसी भी सोसाइटी में जब सोशल बेसिस पे लाइक एथनिसिटी, रिलीजन एटसेट्रा डिविजन होती है, उसमें जो भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है उसकी मेजॉरिटी होती है और वो अपने उस मेजॉरिटी के बेसिस पे डोमिनेट करके रूल करने लग जाए अपने फेवर में करते हुए सारे पॉलिसीज को, इसे मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी वजह से कम्युनिटी क्यों एलियनेटेड फील करा रही थी माइनॉरिटी को, हाउ इट हैज लेड टू द एलियनेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। एक्चुअली बच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं होगा, माइनॉरिटी होगा, क्योंकि एलियनेशन जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को फील हो रही थी, ना कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को। बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है तमिलियंस का क्या हुआ था, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि बिकॉज सिन्हालीज वर इन मेजॉरिटी, they took certain steps, ठीक है, which made the Tamilians feel sidelined and not included, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, because of being in majority they started taking steps or actions which started making the Tamilians feel sidelined, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल बता सकते हो, फॉर इंस्टेंस लिख के बता सकते हो, या ये बता सकते हो दे टुक स्टेप्स लाइक चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉस्टर बुद्धिज्म। क्यों किया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन को, बुद्धिज्म को फॉस्टर करने के लिए। लेकिन बुद्धिज्म को क्यों फॉस्टर कर रहे थे, क्योंकि सिन्हालास जो है विच वॉज फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ग्रुप सिन्हालीज, ये एक एग्जाम्पल है। और मेकिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज, चेंजिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज, मेकिंग सिन्हाला एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऐसी सारी चीजों की वजह से तामिलियंस ने जब डिमांड की अपने एक सेपरेट स्टेट की, तो इन्होंने उसको भी मना कर दिया, विच ओनली लेड टू फर्दर more aggravated distrust between these two groups. So these were the problems and these were the changes, right? तो ये easily हमारा बड़ा एक 3 मार्कर या 4 मार्कर आंसर, 5 मार्कर में भी आप लिख सकते हो वैसे तो the dominance of the majority community to rule the country in whichever way it wants, disregarding the wishes and needs of the other communities or minority communities, is what is referred to as majoritarianism. अब हम पॉइंट्स बताएंगे कि क्यों उनको लगा कि वो एलियनेटेड थे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी श्रीलंका में। इन श्रीलंका देयर वर मेनली 2 कम्युनिटीज, सिन्हाला एंड तमिलियंस, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure the dominance over the government by their majority. अपने मेजॉरिटी की वजह से वो गवर्नमेंट पे डोमिनेंस अब बनाने लग गए, अपनी चलाने लग गए। Sinhala was recognized as the official language of the country by disregarding the feelings or inclusivity of the Tamilians. The government followed preferential policies favoring Sinhalese even in university position and government jobs. The government encouraged and protected the Buddhism, which further led to the distrust, which turned into a civil war that caused a setback to the social, cultural and economic life of Sri Lanka. Simple है.
5 मार्कर में इसमें एक दो लाइनें और ऐड कर दोगे तो ये एक अच्छा 5 मार्कर आंसर भी बन जाएगा आपका, अगर 5 नंबर के लिए यहाँ से सवाल आ जाता है तो। प्रोबेबिलिटी कम है, 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा देखते हैं हम इन चैप्टर से आते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर शेयरिंग। काफी सिंपल है, हमने हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, अगर आपको वर्टिकल के बारे में पता है तो आप उसके बेसिस पे वहां से लिख सकते हो। ओके तो फीचर्स क्या है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के। सबसे पहले वर्टिकल डिवीजन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज ऑल्सो नोन एज फेडरलिज्म और अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, पहला पॉइंट फीचर क्या हो जाएगा हमारा, हम फेडरलिज्म टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फेडरल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, तो हम बता देंगे कि इसको फेडरल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसके बीच में पावर डिवाइड होता है ना, ये क्या है, दिस इज बेसिकली वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो है पावर वो डिवाइड हो जाती है। और फिर क्या होता है इसमें हम ये बता सकते हैं दैट देयर मे बी इक्वल और मोर पावर गिवन टू वेरियस लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कंट्रीज का, जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो कि इंडिया में व्हाट वी फॉलो इज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। आप एग्जाम्पल दे सकते हो बेल्जियम का, कि बेल्जियम में जो उन्होंने किया था वो क्या था, वर्टिकल पावर शेयरिंग थी, है ना, क्या था, वर्टिकल पावर शेयरिंग थी। ओके तो आंसर देख लेते हैं। इन अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड among different levels of the government like the union government, state government and lower levels। ये important है, सॉरी मैं वहां पे मेंशन करना भूल गई, but this is actually your keyword over here। हालांकि आप जब फेडरलिज्म की बात करोगे तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि इन लेवल्स की बात कर ले, बट जस्ट इन केस अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको यहाँ पे याद दिला दे रही हूँ, यूनियन स्टेट, एटलीस्ट यूनियन और स्टेट का नाम तो जरूर ही ले लेना, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करती हैं अपना अपना पावर। यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस नहीं होता, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है उससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, ठीक है। इट इंश्योर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपनिंग डेमोक्रेसी, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज और एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग इन इंडिया। आप चाहो तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, मतलब इनमें से किसी, ये देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, ये समझा रहा है हमें कि क्या मतलब होता है, बट इसके अलावा एक और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो, फॉर एग्जांपल ये हटा करके अगर आप कोई दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आप वो ये लिख सकते हो कि ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन है या जो पावर है वो डिफाइंड होती है हर एक लेवल की एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ होता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन पावर को लेकर के
ना आए, ये भी हमारा एक पॉइंट बन सकता है कि जो पावर है वो हर एक लेवल की डिफाइंड होती है, वो अपने उस पावर के हिसाब से उन सारे जुरिस्डिक्शंस पे काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जा रहे हैं फेडरलिज्म पे। तो पावर शेयरिंग बच्चे एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म से बहुत ज्यादा बहुत भर भर के सवाल नहीं आते। आप कई बार देखोगे कि 1 मार्कर क्वेश्चन ही आया है या 2 मार्कर आया है, ज्यादा बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। तो फेडरलिज्म से क्या पूछे गए हैं, पावर शेयरिंग के बाद हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फेडरलिज्म का पहला सवाल है, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, वाह। Okay guys, the statement is missing over here, so this question doesn't make a lot of sense, but I think probably आपको रीराइट करने के लिए इसलिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बेस्ड ऑन द आंसर दैट आई एम गेसिंग इज, और ये 2020 का क्वेश्चन है, यू कैन गो बैक टू द बोर्ड पेपर और जस्ट रैंडमली सर्च एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन कि इंडिया, बेल्जियम एटसेट्रा are examples of coming together फेडरलिज्म। ठीक है, ये इस फेडरल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। अब इसको जब हमें रीराइट किया करने को दिया जाएगा तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि इंडिया, बेल्जियम, जो हमारा ये स्पेन है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ना? क्या है? कमिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। Let me just actually erase this 1 second. ओके, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाकर समझते हैं तो हमें पता है कि फेडरेशंस जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, है ना? एक क्या होता है, कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, इसका एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है, इंडिया है, बेल्जियम है, स्पेन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, राइट? तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स पहले से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, राइट? स्मॉलर यूनिट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और स्मॉलर यूनिट से इनको लगता है कि व्हाई डोंट वी पुल आर पावर टुगेदर टू बिकम मोर पावरफुल। तो ये सब क्या करते हैं? दे कम टुगेदर and make a bigger unit. So form in order to be more powerful। यहाँ पे जो पावर शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, पावर शेयरिंग इक्वल होती है सारे यूनिट में, साथ ही साथ यूनियन और स्टेट के बीच में भी। वेयरएज होल्डिंग टुगेदर का फंडा क्या होता है? एक बड़ा यूनिट पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है,
ठीक है, सेंटर में पावर होता है, उसको डिवाइड किया जाता है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनटू स्मॉलर यूनिट्स। राइट? Bigger unit is divided into smaller units. What's the idea of dividing these smaller units? जो पावर शेयर होती है may not be equal amongst all units or यूनियन एंड स्टेट। ज्यादातर क्या देखा जाता है, यूनियन टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। यूनियन क्या हो जाता है, ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये हमारे दो फेडरेशन होते हैं, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ था। इसके एग्जांपल्स आप याद रखोगे। फेडरलिज्म में देखो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं याद रखने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? ठीक है, उसके फीचर्स, फेडरेशन किस तरह के होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स। आपको एक ये भी हो सकता है कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच में 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बताने के लिए, तो ये आप कॉलम बना करके करोगे। ठीक है, सो अगेन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फिगर, बेस्ड ऑन द सोल्यूशन वी आर गोइंग टू फिगर आउट द आंसर। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एजुकेशन एटसेट्रा। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है जो हम याद करेंगे। ठीक है, 2 हिस्से हैं इस आंसर के। अब रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है, तो क्या पॉसिबली क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि रीराइट द स्टेटमेंट दैट ओनली स्टेट गवर्नमेंट forms the rules on the subjects of concurrent list like banking। 2 मिस्टेक्स डाल रही हूं मैं इसमें, है ना, like banking, like डिफेंस एटसेट्रा। अब इसमें क्या गड़बड़ी है, ये कैसे भी आ सकता है स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, ये स्टेटमेंट आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे गड़बड़ी ये है, एंड बेस्ड ऑन द सोल्यूशन दैट वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट इट इज नॉट जस्ट द स्टेट गवर्नमेंट विच डज दैट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, जहाँ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग गलतियां हो सकती हैं, उन सारी गलतियों को हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि यूनियन एंड स्टेट होगा, है ना, यूनियन एंड स्टेट दोनों ही काउंट होंगे। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हमारे क्या है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ट्रेड यूनियन, एडुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ये सवाल ऐसे दिया हो दैट ओनली या ओनली हटा करके दैट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स द रूल्स ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ऐसा भी दे सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, तो उसको फटाक से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। यही एक फिर ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा, कि हमारा जो फेडरल, हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं दैट वी हैव अ फेडरल सिस्टम, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 फोल्ड आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है।
जो कि हमें क्या बनाता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, और हम कह सकते हैं कि वी आर अ फेडरल स्टेट बेसिस द स्ट्रक्चर दैट वी फॉलो। तो थ्री फोल्ड क्या है हमारा, हमारे पास बेसिकली 3 लिस्ट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें, जो क्लियरली हर एक पावर, जो क्लियरली जुरिस्डिक्शंस डिफाइन करता है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, है ना। And what is the idea of defining the power of each level of government? The idea is very simple: to avoid any conflicts or misuse of power. Misuse कह लो, abuse कह लो, ताकि कोई भी लेवल जो है वो दूसरे लेवल के पावर को जो है हैम्पर ना करे, अपने आप में ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, ठीक है, डोमिनेट ना करे, और कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस ना करे, ठीक है। अब ये 3 लिस्ट क्या है हमारे पास है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये किसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल करेगा, यूनियन। यूनियन सिंपल है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया मैंने। सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट तो भैया नाम में ही है, स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो स्टेट प्लस यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है, यूनियन लिस्ट में एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे हमारा डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, करेंसी हो गया, जो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरे देश के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, तो उसकी जो लोकल चीजें हैं जो वो अपने हिसाब से देखेंगे, पुलिस हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है, वो देखते हैं कि वहां पे क्या करना है नहीं करना है। स्टेट और ये दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट, अब एक स्टेट ने डिसाइड किया पूरा फॉरेस्ट काट देंगे तो पूरे देश को हार्म होगा ना, तो दोनों की रजामंदी यहाँ पे लगती है, दोनों की टेक्स यहाँ पे लगते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपने याद होने चाहिए, ये आपको यहाँ पे पॉइंट काम आ सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे जहाँ पे आपको ये बताने को दिया जाए, ये एक्सप्लेन करने को दिया जाए कि इंडिया क्यों और कैसे एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि हम एक फेडरल देश हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स जैसे फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एजुकेशन। एक और चीज याद रखना है, जब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर कौन डिसीजन मेक करेगा, क्योंकि स्टेट और यूनियन दोनों है यहाँ पे। हो सकता है कि कभी ऐसा हो कि स्टेट और यूनियन अग्री ना कर रहे हो, तो कौन करेगा बच्चे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल हैव द फाइनल कॉल, किसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिटरमाइन करना होता है कि वो क्या करेगी, ठीक है, वो फाइनल कॉल लेती है। चलो फाइनली हम जो है उस तरह के सवाल से निकल गए बाहर जहां पे सवाल ही नहीं है, करेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूशन has been created in each of a state of India to conduct पंचायत and municipal elections। 2020 में ये सवाल पूछा गया है, काफी सिंपल सवाल है। सवाल यही है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं, है ना, उस चेंजेस के हिसाब से जो 1992 में हमने डिसेंट्रलाइजेशन की, वी ट्राई टू मेक द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग विद द गवर्नमेंट्स लाइक पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो वो कौन सी बॉडी है जो बनाई गई है टू इंश्योर कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन हो, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है और हर एक चीज अच्छे से फंक्शनल करिए ना, सिस्टमैटिक वे, ठीक है।
तो थिंक अबाउट इट. Which institution has been created in each state of India to conduct the panchayat and municipal elections? अब देखो, अब जो है ये क्वेश्चंस इस तरीके से 1 मार्कर के लिए आ सकते हैं. ओके, तो बहुत सिंपल है. इलेक्शंस जो है वो नॉर्मल स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जब हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए, पार्लियामेंट के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, तो कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है. इलेक्शन कमीशन देखता है ये सारी चीजें, तो वो सेंट्रलाइज लेवल पे हो गई, सेंट्रलाइज फॉर्मेट पे हो गई. हमें एक सिमिलर चीज चाहिए थी, एक सिमिलर बॉडी चाहिए थी स्टेट के अंदर भी टू क्रिएट दिस. अब ये आपको ऐसा क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आने की ही प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आपको पिक करना होगा कि विच वन प्रोबेबली वर्क्स. तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर. चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे. लिस्ट अंडर विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज अंडर द फेडरल सिस्टम इन इंडिया 2017 में. तो देखो, लिस्ट अंडर विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज अंडर द फेडरल सिस्टम इन इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है. फिर से लिस्ट और सब्जेक्ट्स की बात आ गई है, तो आपको लिस्ट भी डिफाइन करना है. ये वैसे 1 मार्कर में आ सकता है कि कौन सा लिस्ट है जिसपे दोनों गवर्नमेंट बना सकती है, बट आई विल गिव यू अ 2 मार्कर क्वेश्चन इंस्टेड. मैं आपको पूछ रही हूँ कि वो कौन सी लिस्ट है और क्या सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फेडरल सिस्टम है इंडिया में, उसके बेसिस पे दोनों ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जिसपे लॉ फॉर्म कर सकते हैं, वो बताएंगे आप. ठीक है, सो अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरी लिस्ट डिस्कस की थी, इफ यू गाइज रिमेंबर, है ना. हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट डिस्कस की थी. लेट मी गेट ऑन दैट स्लाइड. परफेक्ट, बिल्कुल सही स्लाइड खुली है, राइट. यूनियन होती है, स्टेट होती है, कॉन्करेंट होती है, एक और होती है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वाली, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो वो मैं कर देती हूँ. एक और लिस्ट होती है जो होती है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की, है ना. जो क्या होती है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की होती है. रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स. रेसिडुअरी मतलब क्या होता है? बची हुई चीज है. तो बच्चे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जब हमारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज गेटिंग डिजाइन्ड, ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डिड नॉट एग्जिस्टेड बैक इन टाइम एट दैट टाइम, राइट. फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी. लेकिन इसके अराउंड रूल्स तो चाहिए. अब उस समय इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता था, ये एडवांसमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हमें जरूरत नहीं थी इस लॉ की. तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हम डालते हैं रेसिडुअरी में, जिसपे अगेन यूनियन ही लेता है कॉल. एनीवे, स्टेट और यूनियन वाला हमारा क्या है? कॉन्करेंट है. सब्जेक्ट्स हमने बात की हुई है ऑलरेडी, कैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी,
इसका आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट, और इसको क्योंकि हमने 2 मार्क्स का बना दिया था, आप बताओगे कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे दोनों ही यूनियन और सेंटर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और लेकिन सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो बताओगे आप, और फिर ये भी बताओगे कि इस लिस्ट में अगर आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड टू एट दिस पॉइंट, 2 नंबर का है क्वेश्चन, कि व्हेन इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इट इज द यूनियन हु टेक्स द फाइनल कॉल। ठीक है, एक लाइन लगेगा लेकिन आपकी डिटेल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज का सिस्टम क्या है? What is the system of Panchayati Raj? Also, this will be like a 3-mark question. Frame the answer accordingly. ओके, तो पंचायती राज का सिस्टम क्या है? हमारा लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, रूरल लेवल पे जो अपना गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए बनाया गया है उसे पंचायती राज कहते हैं। यहाँ पे सरपंच का कॉन्सेप्ट, ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि डिसेंट्रलाइजेशन के बाद कौन कहाँ पे कैसे फंक्शन करता है। तो इंडिया में क्या है, पंचायती राज फंक्शंस एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द ग्राम पंचायत। ठीक है, एट द रूरल लेवल। पहले यहाँ पे शुरू करेंगे हम एट द रूरल लेवल बोल के, एट ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पे एस्टेरिक्स लगा रही हूं मैं। At the rural level, in which gram panchayats are the basic units of local administration. ठीक है, these systems has 3 levels, 3 लेवल डिफाइन करेंगे। अब देखो यही क्वेश्चन अगर मैं 5 मार्क्स के लिए पूछ दूंगी तो आप इन सारे लेवल्स को और ज्यादा डिटेल में डिफाइन करोगे। जब ये 3 नंबर का या 2 नंबर का आ रहा है तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। राइट नाउ दिस आंसर इज फॉर अ 2 मार्क का क्वेश्चन। अगर मैं इसको 3 मार्क के लिए पूछती हूँ तो बेस्ट होगा कि आप इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। वो 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे? पहला पॉइंट ये होगा हमारा यहाँ से, इन इंडिया द पंचायती राज फंक्शंस एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से, द सिस्टम हैज 3 लेवल्स, ग्राम पंचायत विच फंक्शंस एट द विलेज लेवल, ब्लॉक समिति और पंचायती समिति वर्किंग एट द ब्लॉक लेवल, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट विच वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा करके लिख दोगे आप। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? In the year of 1992, the constitution was amended and of course we tried to empower this more, and also state election commission के बारे में यहाँ पे हम बता सकते हैं, जो ये इंश्योर करेगी कि इनको इनके पावर्स मिल जाएं। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता सकते हो कि फंड्स को लेकर के भी ऑटोनॉमी जो है हमने प्रोवाइड की है हमारे रूरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, जो स्टेट उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, परेशान उनको नहीं करेगा, उनको जो पैसे चाहिए वो उनको दे देगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने ना फेडरलिज्म 2 रीजन से अडॉप्ट किया है।
तो हमारा वो डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे वो दो रीजंस जिसकी वजह से हम हमारा सेटअप जो है वो फेडरल रखते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर दैट वी हैव हियर इन इंडिया? Mention the dual objectives of federal system of government. बहुत सिंपल है. इंडिया जो है हमें पता है इज अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन, है ना, और ये तो सबको पता है. तो उसके साथ जो है कॉम्प्लिकेशंस भी आती है कि कुछ प्रॉब्लम ना आए, कुछ डिविजन ना आए. तो एक तो वो रीजन था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो सेफगार्ड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए यूनिटी ऑफ कंट्री, एट द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी. 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. पहला यही कि वी आर वेरी वेरी डाइवर्स इन नेचर. वी वांटेड टू इंश्योर दैट नोबडी इज नेग्लेक्टेड बट एट द सेम टाइम द यूनिटी इज ऑल्सो नॉट हैम्पर्ड. सो टू इंश्योर कि हमारी रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट हो रही है बट इज ऑल्सो बीइंग यूनाइटेड. और नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारी यूनिटी को सेफगार्ड और प्रमोट करना विथ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. इसीलिए हमारा जो डुअल ऑब्जेक्टिव है वो फेडरलिज्म का यही है कि पावर डिवाइड करके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, यूनिटी भी हैम्पर नहीं होगी, जो आपका रीजनल डाइवर्सिटी है उसकी अकोमोडेशन भी होगी, और इन सब चीजों को हम सेफगार्ड भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन कम एंड व्हाई? तो एजुकेशन वाला एग्जाम्पल हमने बहुत बार देख लिया है. लिस्ट का नाम बताओ और लेकिन क्यों रखते हैं वहां पे. तो इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट रखते हैं, क्यों रखते हैं, वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा. तो आई विल गिव यू फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट द नेम ऑफ द लिस्ट. सो बच्चे हमने देखा था कि ये लिस्ट जो है वो एक्चुअली कॉन्करेंट लिस्ट में, सॉरी, सो एजुकेशन कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि दोनों स्टेट और सेंटर जो है इस पे आपका रूल्स रेगुलेशंस बना सके. एजुकेशन डिफाइंस, एजुकेशन जो है वो पूरी कंट्री का फ्यूचर डिफाइन करती है. तो ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, सेंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए इन दोनों का इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी है. तो आप ये बता सकते हो कि कॉन्करेंट लिस्ट में हम वो सब्जेक्ट्स रखते हैं जहाँ पे सिर्फ लोकल, जहाँ पे लोकल लेवल का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अफेक्ट्स द सेंट्रल आउटकम्स अहेड. इसीलिए दोनों के इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि लोकल जो भी चीजें हैं उसको भी आपका अकाउंटेबिलिटी में लिया जा सके, बट ऑल्सो द सेंटर इज बीइंग केप्ट इन माइंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट इट फॉलोज. 2023 का है ये, चलो पढ़ लेते हैं. लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट. The latest information that we have is from the Census of India held in 2011. This census recorded more than 1,300 distinct languages,
which people mentioned as their mother tongues. These languages were grouped together under some major languages. For example, languages like Bhojpuri, Magadhi, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani and many others were actually grouped together under Hindi because लिपि same होती है, देवनागरी है ना. Even after this grouping, the census found 121 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution and are therefore known as scheduled languages. Other languages are called the non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. Okay? So, I'll give you a few seconds to have a read of the paragraph on your own once. ओके गाइज, नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. तो ये जो है हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो केस बेस्ड आजकल शुरू हो गया है आना क्वेश्चंस वहां का है, लेकिन ये चैप्टर जो है हमारा वो चैप्टर हमारा फेडरलिज्म का है जिससे ये सवाल पूछा गया है. तो अब देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया. हमारी डाइवर्सिटी में लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे उसे प्रमोट करती है. ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे वेल थिंक थ्रू करके आंसर करना है हमें. रैंडमली हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. सो थिंक वेल अबाउट इट. दिस इज लाइक अ गुड एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज जो है वो असेस की जा रही है, वैसा सवाल है ये. सो क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया. हमने देखा है कि स्टेट की फॉर्मेशन भी कई सारी इन लैंग्वेजेस के बेसिस पे हुई है. सो इंडिया हैज अ वास्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस which makes India a very diverse country. It preserves the unique identities of different communities in India. So that is how and why it is very important. Next question. डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. इसका जवाब तो हमारे पैराग्राफ में भी है, बट आई थिंक यू कैन मेंशन. इट्स अ वेरी प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, सो आई विल नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट. क्या डिफरेंस है हमारे शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, और कितने हैं वो भी मेंशन कर देना फिर यहाँ पे, ठीक है. डोंट जस्ट स्टॉप एट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इट इज नॉट, बट ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू मेंशन हाउ मेनी. So we have identified 121 major languages. हमने हमारे उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमारे पास कितने हैं, 121 मेजर लैंग्वेजेस है. इनमें से हमने 22 को हमारे 8th शेड्यूल में डाला है. ये जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं. इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको हम नॉन शेड्यूल में डालते हैं. आप एग्जाम्पल दे सकते हो शेड्यूल लैंग्वेजेस का कुछ, बट देन नॉन शेड्यूल का अगर आपको आइडिया नहीं है, नॉर्मली हमें जो है शेड्यूल लैंग्वेजेस का आइडिया होता है, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, तो आप स्किप भी कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आई थिंक
So the Indian Constitution includes 22 languages, therefore these are known as scheduled languages. In its 8th schedule, mention the 8th schedule, you have it right there, right? Other languages are categorized as the non-scheduled languages. Question is, the fusion of languages has united the country into one cultural entity. Explain the statement with an example. Again, knowledge based application ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो सोच के बताना है कि जो फ्यूजन ऑफ लैंग्वेजेस है उसने यूनाइट किया है कंट्री को इन वन कल्चरल एंटिटी. एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को विथ एन एग्जाम्पल. So इसका मतलब ये है that we have diverse languages and cultures, right? Which is and India is a blend of it all. Unity in diversity is what defines our nation, right? And the idea is to create a shared sense of national identity. जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा कि लीडर्स ने अडॉप्ट किया एक बहुत ही कॉशियस एटीट्यूड इन जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा कि सिन्हाला के लिए उन्होंने एक सर्टेन एटीट्यूड लिया था बहुत डोमिनेंट वाला, और ये डिसाइड किया था कि जो पूरी की पूरी आपकी कंट्री है विल बी डोमिनेटेड बाय द सिन्हालीज. वेयर एज यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक डिफरेंट एटीट्यूड लिया गया है, हमने बड़े कॉशियसली लिया है. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1965. दैट कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जब एक इनिशिएटिव लिया गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बात बिगड़ने लगी हमने उसको तुरंत संभाल लिया इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट फर्दर अहेड. ठीक है, हमने कैसे तुरंत संभाला कि जितने भी प्रोटेस्ट होने लगे हमने उस डिसीजन को वापस लिया, कोई नेशनल लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश नहीं की, सारे लोगों को के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. चलो मैं आपको कह रही थी ना इस पे सवाल आता है, तो देखो 2020 में भी सवाल आया हुआ है कि क्या होता है आपका फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे आप 3 फीचर्स डिफाइन कर दो. ठीक है, थ्री मार्क का क्वेश्चन है, 3 फीचर्स पूछे गए हैं, बहुत सिंपल है. फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये डिफाइन करने हैं कि भैया लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड होती हैं. ठीक है, आपका यूनियन सेंटर ये सब चीज़ें होती हैं. एक फेडरल स्टेट में कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, इट कुड बी मोर एज वेल. इन सब के जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो जुडिशरी के पास पावर होता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इन इंडिया टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स. इनको अपनी ऑटोनॉमी दी जाती है. ऐसे वेरियस पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ पावर देती है. 3 फीचर्स फेडरल गवर्नमेंट के क्या हो सकते हैं,
पावर जो है डिवाइडेड होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में. इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज नॉट एंटायरली राइट. सो विल बेसिकली टॉक अबाउट कि एक फेडरल नेशन में क्या होता है. एक फेडरल सेटअप में बेसिकली ये होता है कि आपका दो या मोर देन टू लेवल ऑफ और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. ठीक है, ये नेसेसरी है. यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि इंडिया. इंडिया में क्या है भैया, तो इंडिया में हमारे पास सेंट्रल भी है, हमारे पास स्टेट भी है और लोकल भी है. तो इट कैन हैव ईदर टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जैसे बेल्जियम में भी हमने देखा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, तो देयर इज वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा क्या होता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इनके रूल्स, इनकी जो जुरिस्डिक्शंस है, जो पावर हैं, वो वेल डिफाइंड होती हैं. अगेन आप थ्री लिस्ट थ्री फोल्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया में. ठीक है, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो यहाँ पे कोई भी एक पावरफुल ना हो, इसलिए दोनों में इक्वली पावर इस तरीके से डिवाइड किया जाता है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं उसके लिए. दूसरा, जुडिशरी को पावर दिया जाता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करे. ये फीचर्स होते हैं. ये कुछ और आंसर है, इट्स नॉट वेरी वेल एक्सप्लेनेटरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. तो बेटा आपको बेसिकली क्या करना है, यूनिटरी गवर्नमेंट को यहाँ पे डिफाइन कर देना है. आपने अगर फेडरल गवर्नमेंट डिफाइन कर लिया है तो आई एम वेरी श्योर कि आप यूनिटरी गवर्नमेंट भी कर लोगे, लेकिन थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है. यूनिटरी गवर्नमेंट में बेसिकली एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. तो आप बता सकते हो कि अनलाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर और अ फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट वेयर द यूनिट स्टैंड्स फॉर वन हैज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो पहला फीचर हमारा क्या हो जाता है, वन लेवल गवर्नमेंट. पहला फीचर ये है. दूसरा क्या है, देयर कुड बी मोर लेवल्स, लेकिन ये क्या होंगे, हमेशा सबऑर्डिनेट होंगे. किसके, इस मेन लेवल के. ठीक है, सारा पावर जो है और मेन डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही करती है और करेगी. ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं हम. आंसर हमारा फीचर सेम है. एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे सुप्रीम होती है, उसकी ही चलती है, उसी के पास सारे पावर्स होते हैं. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जैसे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स, वो हमेशा लेस पावरफुल होगा, विल मोस्टली बी द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दे दोगे तो बेटर रहेगा. Describe any three characteristics of the distribution of power between the center and state in India. तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है वो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है,
ओके, सो हमें पता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे एक फेडरलिज्म जो हमारा चैप्टर एक पूरा सेगमेंट ही दिया है, वहां से हम समझा सकते हैं कि जो इनका रिलेशनशिप है वो कैसे डिफाइन होता है, इनके पावर्स जो है वो क्लियरली सेग्रीगेटेड है। आप ये भी बता सकते हो कि देयर वाज आल्सो पॉइंट देयर मल्टीपल वेज टू राइट दिस आंसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिस्ट के बारे में बताया गया है। आप ये भी बता सकते हो इंडिया में कि कौन जैसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, सेंटर को कैसे थोड़ी सी एडवांटेजेस है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, और कैसे थोड़ा एसेंशियली हम जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ थोड़े से इंक्लाइंड हो जाते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ फेडरल सेटअप। तो यूनियन लिस्ट जो है वो इंक्लूड करता है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विच हैज टू बी यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर नेशन, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी. Only the union government can make laws on these subjects. Concurrent list include करता है subjects of common interest जैसे कि education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union and the state governments can make laws on these subjects, but if their laws conflict, the union government's law will prevail. जो मैं बता रही थी कि कैसे slightly powerful होता है. Then contains subjects of state and local importance like police, trade, commerce, agriculture, irrigation. Please यहाँ से subjects याद कर लो अगर आपको book में नहीं मिल रही हैं, नहीं ध्यान है. Only the state government can make laws on these subjects. The center will not interfere over here. अब हमारा जो स्टेट सेंटर रिलेशनशिप में बुक में दिया हुआ है, दी हुई है कहानी, आप वो लिखना चाहते हो, प्लीज गो हेड एंड राइट इट. इवन दैट विल टोटली जस्टिफाई. थोड़ा कोलिशन के बारे में बात करना चाहते हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहते हो, कैसे जुडिशरी ने क्लियर पावर डिविजन किया है, कैसे बेटर लॉज बन गए हैं, ये सारी चीजें भी अगर आप करना चाहते हो इन ऑर्डर टू शो दैट देयर इज अ प्रॉपर क्लियर पावर शेयरिंग हैपनिंग इन इंडिया, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Enumerate the features of federalism. तो ये जो है सिमिलर सवाल है, हमने ये सवाल देखा है पहले भी. इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन. So we don't need to put a lot of stress over here. मार्क्स का फर्क है, वहां 3 फीचर्स बताने बोले गए थे, ये 5 नंबर के लिए आएगा, तो 5 नंबर में डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू टॉक अबाउट. 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट. देखो ये सही आंसर है, वो वाला वहां पे कुछ गलत ही लिखा हुआ था तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका स्ट्रेस नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. 2 or more levels of government exist. Each level of government has its own jurisdiction defined. That's a very very important point कि भैया सबके powers और jurisdictions जो हैं वो well defined होती हैं. तो 2 or more levels of government has to be there. हर एक गवर्नमेंट में क्या होगा, jurisdiction defined होगा specific matter में, जैसे कि legislation, funds, taxation, administration. The jurisdiction of the respective levels of governance are specified as per the constitution. अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाने के लिए कर दिया गया है, अगर आपको ये क्लब करना है, आपके पास दूसरे पॉइंट्स है, तो आप इसको डेफिनेटली क्लब भी कर सकते हो. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. व्हाई इज दिस डन? टू इंश्योर पावर शेयरिंग और no misuse of power by any one level of government. ठीक है. Then the High Court and the Supreme Court act as an umpire in case of disputes between different levels of government. तो क्या हो रहा है हमारा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन है, हमारे पास जुडिशरी है. ठीक है.
Sources of revenue for each level of government are specified to ensure financial autonomy so that no one is dependent on another level or there is no overlap happening over there. Federalism aims to safeguard and promote unity while accommodating regional diversity, which you can also say deepens and its reach. ठीक है जी, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. नेम एनी टू सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. हाउ आर लॉज मेड ऑन दीज सब्जेक्ट्स. ये भी 2019 में पूछा गया है. इससे हमें एक चीज का आइडिया डेफिनेटली लग जा रहा है बच्चे कि आपको हो सकता है एनी लिस्ट कुड बी मेंशन्ड विद द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो व्हाट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ इज कि हमको स्टेट लिस्ट का भी पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए और कैसे लॉ मेकिंग होती है. हमें यूनियन लिस्ट का भी पता होना चाहिए और हमें कॉन्करेंट लिस्ट का भी पता होना चाहिए. लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो कैन बी सीन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट ओनली. ज़्यादातर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट पे. अभी तक हमने जितनी बार देखा है वो जो स्टेटमेंट को हमें रीराइट करने के लिए आया था मिस्टेक को हटा करके, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों डिसीजन मेकिंग करते हैं, या स्टेट और यूनियन में कैसे पावर शेयरिंग होता है, उन सब्जेक्ट्स का क्या है, ये सब कुछ हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कॉन्करेंट लिस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट वी कैन नॉट टेक अ चांस विथ इट. हो सकता है कि स्टेट या यूनियन पूछ दिया जाए इस बार. तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटी पे कॉन्करेंट को बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर नहीं किया है तो ओके, फॉलोड बाय स्टेट एंड यूनियन इनके साथ साथ. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, हम अपना सोल्यूशन भी देख लेते हैं. So two subjects included in the concurrent list are education and forest. You can talk about trade union, other stuff also. Both the union and the state government can make laws in these subjects. Can हटा देना और बोल देना both union and state governments make laws on these subjects. These are subjects. अगर थोड़ा बड़े मार्क्स का आ रहा है तो आप बता सकते हो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें लोकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत मैटर करता है, इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को ये काम देते हैं. बट एट द सेम टाइम द कंट्री इंटरेस्ट ऑल्सो मैटर्स और गेट्स अफेक्टेड, जैसे एजुकेशन. इसीलिए हम सेंटर को भी इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स. जब भी यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपका किसकी बात प्रिवेल होगी, यूनियन गवर्नमेंट की बात प्रिवेल होगी. जो भी यूनियन गवर्नमेंट चाहता है वो होता है. फिर ये इंश्योर करता है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दी सब्जेक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये पॉइंट जब आप इंक्लूड कर दोगे तो ये बड़ा होलिस्टिक आंसर हो जाएगा कि ये डेफिनेटली इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी हो, लेकिन लोकल कॉन्टेक्स्ट के साथ, लोकल सारे बैकग्राउंड को, सारे डिफरेंसेस को, सारी डाइवर्सिटी को साथ में ले करके चलता है ये. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द 3 लिस्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि जो हमारी 3 लिस्ट्स है वो क्या है. तो हमारा यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है. इस पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 मार्क्स के लिए 2019 में, विच इज़ वेरी वेरी रीसेंट, काफ़ी रीसेंट है ये. How is sharing of power between the union and state government basic of the structure of the Constitution of India. ये एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है. तो हम अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कई सारे पैटर्न्स. So take few seconds, think about it. We have done a similar question and we'll immediately look at the answer.
How is sharing of power between the union and the state government basic of the structure of Constitution of India? तो यहाँ पे हम स्टेट सेंटर रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन देता है जो पावर के लिए डिवाइडेड है। वही लिस्ट वाली चीज, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है आसान नहीं है। अगर कोई भी चेंज चाहिए तो किसी एक के पास पावर नहीं है, दोनों की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन लगता है मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, जो कि क्या कर रहा है, स्टेट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर दे रहा है। ठीक है जी, ओके। Describe the rationale behind the implementation of decentralization in India और explain the basic idea behind the decentralization of political powers in India। आप देख सकते हो 2 अलग सालों में ये सवाल पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों की गई और किस आइडिया से की गई? तो हमने देखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन में वी वर ट्राइंग टू एम्पावर द लोकल लेवल अ लिटिल मोर देन इट वाज, रेगुलराइज द होल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस एज इज, राइट। एंड वो जो इरेगुलरिटी थी इलेक्शंस में, ये सब चीज़ों को दूर भगाना और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे ले जाना, ये एसेंशियल्स है इस पूरे चीज़ के जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे विद द डिसेंट्रलाइजेशन दैट हैपेंड। So the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues जो best resolve होंगे local level पे। तो local level को इस वजह से empower करना हो जाता है काफ़ी essential। People have better knowledge about problems in their localities and have a better idea of where to spend money and how to manage things more efficiently। डिसेंट्रलाइजेशन से हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे थे डिसीजन मेकिंग में, जो कि क्या कर रहा था, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एक हैबिट बना रहा था, डीपन कर रहा था और ग्रास रूट लेवल पे ले जा रहा था। ये इंश्योर कर रहा था कि लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत ही थॉरली फॉलो करे। ठीक है, फेडरलिज्म से बच्चे अलग अलग तरह के कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। Highlight any 3 steps taken by India towards making it a federation. Language, linguistic policies, center-state relationship, decentralization, constitutional amendment, multiple चीज़ है। हमें 3 पूछा गया है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ये थोड़ा पुराना सवाल है, वैसे आप थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। हमारे जो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमारे बुक में बहुत क्लियरली डिफाइंड है। आप वहां बता सकते हो कि हमने कैसे रीऑर्गेनाइज किया है स्टेट को लिंग्विस्टिक, कल्चरल, एथनिक, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे। एग्जाम्पल उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को हमने बेटर तरीके से डिफाइन किया है, बेटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में बेटर तरीके से डिवाइड करके। ठीक है, लिस्ट उसमें बहुत हेल्प करती है एंड ऑफ कोर्स द डिसेंट्रलाइजेशन हैज बीन एट द सेंटर ऑफ इट। Describe the nature of Panchayati Raj system in India. We have actually discussed a very similar question, but ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो पंचायती राज सिस्टम 3 टियर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एट रूरल लेवल। अगेन रूरल लेवल, यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे है, ब्लॉक समिति ब्लॉक और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ग्राम पंचायत एक काउंसिल है जहां सेवरल वार्ड मेंबर्स रहते हैं जिन्हें पंच कहते हैं, वो एक प्रेसिडेंट या सरपंच होते हैं। आपको याद होगा उस क्वेश्चन में जो हमने शुरू में किया था, मैंने आपको बोला था कि 3 मार्क का क्वेश्चन है बट ये 5 के लिए पूछा जा सकता है, तो आप ऐसा बड़ा आंसर लिखोगे। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। द ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। The Panchayati Raj system was made more effective after the amendment that was done in the Constitution in 1992. और ये local self government ensure करता है that people can participate directly in decision making at the local level and help in the development of governance of rural areas. एक आखिरी क्वेश्चन बचे, वो है describe the importance of a 3-tier government in a vast country like India. तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है,
तो हमारा लोकल लेवल का इंपॉर्टेंस हमने क्या देखा कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लेवल पे बेटर सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए सेंटर जो है यूनिफॉर्म लॉज नहीं बना सकती है, कुछ चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट अलग रखना ज़रूरी है। वी आर अ वेरी डाइवर्स नेशन, इस डाइवर्सिटी को इंक्लूसिविटी देना बहुत ज़रूरी है। एक डेमोक्रेटिक नेशन में हर एक सिटीजन की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारा 3 टियर गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसको बहुत ज़्यादा आपको एक्सपैंड करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या देखा, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है लोकल लेवल पे, तो लोकेलिटी से बेटर करना है, उसको बेटर रिसोर्स एलोकेशन करना है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ानी है डीपन करने के लिए डेमोक्रेसी, और इनकलकेट करना है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। So my dear students, with this we have finished the session. Just want to give you a quick reminder that we are doing a lot of live sessions, so please ensure that you're registered on the Imbibe app and for all these sessions that's happening. And there are a lot of other videos that we have curated for you and created for you, that is there on the Imbibe Learning, that's there on the Imbibe platform. So go ahead, explore it. कुछ छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप रिवाइज करना चाहोगे तो बड़े वीडियोस देखना ज़रूरी नहीं है। इन वीडियोस की मदद से जो हमने Imbibe Learn में आपके लिए डाला है, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को 5 मिनट में 4 मिनट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। इट्स अ जेम resource when it comes to revision of particular things, right? And we are here to resolve your doubts. Practice and test is where you have to have your focus right now completely, because boards में ये आपकी बहुत बहुत मदद करेगा, और लेंस आपका बहुत बड़ा वेपन बनेगा जहाँ पे आप सिर्फ अपने टेक्स्ट को स्कैन करके अपने सारे रिलेटेड रिसोर्सेज जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो आने वाले सारे सेशंस के लिए ऐप पे जाकर के कर लो रजिस्टर, ताकि कुछ भी मिस ना हो। आगे जाकर साइंस लेते हो अगर, तो हमारे पास वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस है ही आपका, जिसे आपके करना है डाउनलोड, और घर पे बैठे बैठे सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर लेना है, और ऐप और Imbibe लेंस को अपने पास सिर्फ एक क्लिक अवे रखना है। इफ यू वांट टू रिजॉल्व योर डाउट, ये देखो यहाँ पे आस्क अ डाउट आता है विच विल डायरेक्टली रीडायरेक्ट यू टू द व्हाट्सएप चैट। यहाँ पे आप अपने डाउट्स जो हैं वो आराम से रिजॉल्व कर सकते हो। एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल। ये QR कोड और ये लिंक है, यहीं पे सारे मेजर अनाउंसमेंट्स, कुछ भी अगर हमें आपसे कनेक्ट करना है, वी डू इट राइट ओवर हियर। सो प्लीज इंश्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। So with this, we have done the last 10-year questions of that has been asked from the chapters of power sharing and federalism. Let's do more of these, because the more you practice, the better you get at it, and you know and you test your knowledge. So with that, on that note, I'm going to stop and close the session over here. Please make sure to share the video with your friends if you feel this was helpful and could help them as well. If you enjoyed the video, do not forget to like the video and tell me in the comment section if you feel there's any other session that you need will be helpful, or how did you like the video, or if you have any feedback. And do not forget to subscribe the channel if you have not already. So on that note, I'm going to close this session. Thank you so much for being here. I'll see you soon. All the best for your preparation. Till the next time, stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.